हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की कहानी में आपने जाना शालिनी, रिहान और जगदीश उसी ब्लैक बंगले के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर देखने लगते हैं कि यहाँ पर यक्षिणी है या नहीं। और शालिनी के नींबू को उस बंगले के बीचों बीच रखते हैं, लेकिन उस नींबू के काला ना होने पर रिहान कहने लगता है कि यहाँ पर कोई यक्षिणी नहीं है, यह तो सब वहम है। और उसी वक्त सोते समय जगदीश को कुछ आहटें सुनाई देती हैं। अब आगे। मेरा नाम है आकाश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, रिहान उस जगदीश से कहता है, यार तूने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली है, जिस वजह से तुझे अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ताला खुला हुआ था? अभी हमने देखा लेकिन ताला तो लगा हुआ है। तभी तीनों के तीनों उस कमरे से नीचे की तरफ आ जाते हैं और जगदीश सोचने लगता है कि आखिर मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ही कुछ चढ़ गई है और वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं गया था तो ताला खुला हुआ था। लगता है या तो मुझे चढ़ गई है या फिर सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर कुछ तो है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है और इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तभी रिहान कहता है, रात के 3 बज चुके हैं, चलो सो जाते हैं। तीनों सोने लगते हैं, लेकिन जगदीश की नींद उड़ चुकी थी और उसका सारा नशा भी उतर चुका था, क्योंकि उसके साथ ये सब घटनाएं हो रही थीं। लेकिन रिहान और शालिनी को इनकी खबर भी नहीं थी। जगदीश को नींद नहीं आ रही थी। वह ये सब जानने के लिए रिहान और शालिनी के सोने के बाद उस ताले वाले कमरे की तरफ जाने लगता है और उस तरफ जाने के बाद वह देखता है कि वहाँ पर दरवाजे के सामने कोई काला साया खड़ा हुआ है, जो कि अंधेरे से भी काला था। और जैसे ही जगदीश उस कमरे की तरफ जाता है, वह साया उस कमरे के अंदर चला जाता है। इसे देखकर जगदीश बहुत डर जाता है और कहने लगता है, अरे ये क्या था? और दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, ये अंदर कैसे चला गया? जगदीश ये सब देखने के लिए दौड़कर उस दरवाजे की तरफ जाता है और उस दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी वह ताले की तरफ देखता है, ताला खुला हुआ था। वह अब रिहान और शालिनी को जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह दोबारा से अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। अब जगदीश सोचने लगा, क्यों ना मैं इस कमरे को खोलकर इसके अंदर देख कर आऊँ कि आखिर क्या है इसके अंदर और कौन गया है इसके अंदर। तभी वह उस गेट को खोलने लगता है। जैसे ही वह गेट को खोलता है, गेट की चरमराने की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि गेट बहुत ही पुराना था और कई सालों से वह खुला नहीं था। जगदीश जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है, चारों तरफ देखने लगता है कि चारों तरफ उस कमरे में किताबें पड़ी हुई हैं। उस लेखक दयानंद ने, जो कि रिहान के पिताजी थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई थीं। उनकी लिखी हुई कहानी उस कमरे में रखी हुई थी। अब वह उस कमरे में जाके उन कहानियों को एक एक करके देखने लगता है। तभी अचानक से वह देखता है कि उसके पीछे से कोई साया निकला है। वह पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर वह किताब को पढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वह पीछे मुड़ता है, लेकिन अब भी उसके पीछे कोई नहीं था। फिर वह किताब को पढ़ने में व्यस्त हो जाता है। उसे थोड़ी ही देर बाद किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अब इसे देखने के लिए वह उस कमरे में इस तरफ से उस तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसी वक्त जगदीश के कंधे पर ऊपर से एक खून की बूंद आकर गिरती है और वह देखता है कि ये क्या, ये तो खून है। वह ऊपर की तरफ देखता है। वह देखता है कि एक लड़की, जिसका जिस्म
बहुत ही गोरा था, लेकिन उसका चेहरा एक छिपकली के जैसा था और उसके मुंह से खून लगा हुआ था जो कि उसके कंधे पर टपक रहा था। तभी वह बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर शालिनी और रिहान जाग जाते हैं। वह देखते हैं कि जगदीश उनके बगल में सोया हुआ था, लेकिन वहाँ पर जगदीश नहीं था। वह सोचने लगते हैं कि आखिर जगदीश कहाँ चला गया। तभी शालिनी कहती है कि जगदीश को कुछ अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वह कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे सोने के बाद जगदीश उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर उस कमरे के अंदर चला गया हो। रिहान और शालिनी भागकर उस कमरे की तरफ जाते हैं। वह देखते हैं कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जैसे ही वह उस कमरे में जाते हैं, जगदीश वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। वह जगदीश को उठाते हैं और उसके चेहरे पर कुछ पानी के छींटे मारते हैं। जगदीश को होश आता है। जगदीश कहने लगता है, रिहान यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ पर यक्षिणी है इस कमरे में। मुझे अभी अभी वह यक्षिणी दिखी थी जो कि बहुत ही भयानक और डरावनी थी। उसके मुंह से खून लगा हुआ था। मैं इस ब्लैक बंगले में अब एक पल भी नहीं रुक सकता। वो बहुत ही डरावनी थी और अब हम सबको नहीं छोड़ेगी। रिहान और शालिनी को भी डर लगने लगता है। तभी रिहान कहता है, शालिनी तुम्हारे पास जो नींबू था वो नींबू निकालो और इस कमरे के बीचों बीच रख कर देखो। अगर वो काला हुआ तो समझ जाना कि यहाँ पर यक्षिणी है और जगदीश की बात सही है। जैसे ही शालिनी ने नींबू निकाला, उसी वक्त उनका पीछा कर रहे एक गांव वाला आदमी आ जाता है और कहने लगता है, तुम लोगों को हम सभी ने रोका था कि इस ब्लैक बंगले का दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन तुम लोगों ने हम लोगों की बात नहीं मानी और आज उस यक्षिणी को आज़ाद भी कर दिया। और उस वक्त शालिनी उस नींबू को ब्लैक बंगले के उस कमरे के अंदर रख नहीं पाती है और वो गांव का आदमी सभी गांव वालों को लेकर उस कमरे में आ जाता है। तभी गांव वालों के कहने पर जगदीश, रिहान और शालिनी तीनों उस ब्लैक बंगले से बाहर आ जाते हैं और शालिनी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर जाके वो तीनों सोचने लगते हैं, जगदीश क्या सही बोल रहा था? जगदीश डर के मारे कांप रहा था। वो कह रहा था कि नहीं दोस्त, उसमें यक्षिणी है। गांव वाले सच कह रहे थे, उस ब्लैक बंगले में यक्षिणी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत ही भयानक है। उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, छिपकली के जैसा उसका मुंह था। बहुत ही भयानक थी। अब मैं तो उस ब्लैक बंगले में नहीं जाने वाला और मेरी मानो तो तुम दोनों भी उस ब्लैक बंगले में मत जाना। तभी शालिनी रिहान से कहती है, अगर हम आज रात को उस ब्लैक बंगले के उस कमरे में इस नींबू को रखकर देखें और अगर ये नींबू काला हुआ तो हम उस तांत्रिक को ये नींबू दे सकते हैं, जिसके बाद उस यक्षिणी का इस गांव से नामो निशान मिट सकता है और इन गांव वालों को उस यक्षिणी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। रिहान ने कहा, लेकिन अब हम लोग उस ब्लैक बंगले में कैसे जाएंगे? गांव वालों को पता चल चुका है। तभी शालिनी कहती है, ऐसा करते हैं, हम लोग गांव वालों के सो जाने के बाद उस ब्लैक बंगले के उस कमरे में जाएंगे और वहां पर उस नींबू को रख के देखेंगे तो शायद हमें कामयाबी मिल सके। रिहान कहने लगता है, ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। और जगदीश का क्या? तभी शालिनी कहती है, जगदीश को हम यहाँ पर छोड़ेंगे क्योंकि जगदीश तो अब जाएगा नहीं। उसे ऐसा लगता है कि उसने यक्षिणी को देख लिया है। अगर इसकी बात सच हुई तो हम उस यक्षिणी का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देंगे। तभी रिहान कहता है, शालिनी क्या ये आसान है? अगर हम लोग उस ब्लैक बंगले में गए और उस नींबू को भी रखा, अगर वो नींबू काला हो गया तो क्या वो यक्षिणी हम लोगों को उस ब्लैक बंगले के अंदर से जिंदा वापस आने देगी? तभी शालिनी कहती है, तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज़ दी थी, उस ताबीज़ से हम दोनों की रक्षा हो सकती है। अगर वहाँ पर यक्षिणी हुई
तो हम लोग इस ताबीज़ की मदद से वहाँ से जिंदा वापस आ सकते हैं और इस नींबू को तांत्रिक के पास लेकर जा सकते हैं। रिहान कहने लगता है, हाँ ये सही है। तभी रिहान और शालिनी रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं वो लोग निकल जाते हैं ब्लैक बंगले की तरफ। उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले उन्हें उस ब्लैक बंगले की तरफ जाते हुए ना देख लें, इसलिए वह बहुत ही होशियारी से उस ब्लैक बंगले की तरफ छुप छुप कर जाने लगे। आखिरकार वह ब्लैक बंगले के अंदर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह उस लेखक के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, उस कमरे में एक बहुत ही डरावना और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। शालिनी नींबू निकालती है। जैसे ही शालिनी ने उस नींबू को फर्श पर रखा, नींबू कंपन करने लगा, उसके अंदर हलचल होने लगी और देखते ही देखते वह नींबू ब्लैक हो गया। इसे देखकर रिहान और शालिनी चौंक गए और कहने लगे, ये तो काला हो गया। मुझे लगता है जगदीश सही कह रहा था, उसने यक्षिणी को अपनी आंखों से देख लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं यक्षिणी जगदीश को मार दे, क्योंकि जिसने भी यक्षिणी का चेहरा देखा है, यक्षिणी ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। उसी कमरे में लेखक के द्वारा लिखी गई कुछ कहानियाँ रखी हुई थीं। रिहान ने उन कहानियों को उठाया और उन कहानियों को लेकर कहने लगा, ये मेरे पापा ने लिखी थी। और उसी में से एक कहानी जिसका नाम था यक्षिणी, उस कहानी को उठाकर रिहान वहीं पर पढ़ने लगा। तभी शालिनी कहती है, रिहान क्या कर रहे हो तुम? हमें जल्दी से इस ब्लैक बंगले से बाहर निकलना है। अगर हम नहीं निकले तो हमेशा हमेशा के लिए यक्षिणी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन रिहान अपनी पुरानी यादों में डूब चुका था। शालिनी ने जब उससे चिल्लाकर कहा, तब रिहान को होश आया और दोनों के दोनों उस कमरे से बाहर निकलने लगे। लेकिन ये क्या, यक्षिणी उनके सामने खड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही भयानक और डरावने रूप में थी और कहने लगी, आओ रिहान, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। यक्षिणी को रिहान का क्यों इंतज़ार था और यक्षिणी ने इस कदर क्यों कहा कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था? क्या यक्षिणी रिहान को पहले से जानती थी? क्या रिहान और शालिनी यक्षिणी से बचकर उस ब्लैक बंगले से बाहर जा पाएंगे? क्या शालिनी उस ब्लैक नींबू को तांत्रिक को दे पाएगी? ये सब जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहें आपके खुद के YouTube चैनल ak.com पर। जय भोलेनाथ।